पाव भाजी ले लो, तड़का पाव भाजी ले लो, चटपटी तड़का पाव भाजी खा लो। हेलो बुड्ढे। ओ हेलो। अबे सुनाई नहीं देता क्या? रुक ओए, कब से आवाज दे रहा हूँ कि रुको रुको, लेकिन तुम तो अपनी ही धुन में चले जा रहे हो। माफ करना बाबूजी, सुन नहीं पाया। मेरा भी आप जैसा बेटा है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है। 2 दिन से वो बीमार है, बस उसी के बारे में सोच रहा था। गलती हो गई। ओह, गलती नहीं हुई। अच्छा हुआ कि तुमने सुना नहीं। अब जाओ यहाँ से और अपनी संक्रमित पाव भाजी की दुकान कहीं और लगाओ। हमारे इलाके में बीमारी फैलाने मत आया करो। बाबूजी ले लो ना एक पाव भाजी, सुबह से एक भी नहीं बिका है। तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है तुम्हारी तड़का पाव भाजी बिकवाने का? हरामखोर न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वही बगल से पंडित देव प्रसाद गुजर रहे थे। उन्होंने रतनलाल की बातें सुनी तो उन्हें बुरा लग गया। अरे बेटे, इस तरह बड़ों से बात नहीं करते। ये तुम्हारे पिता की उम्र के हैं। ओ देखो पंडित, ज्यादा तरफदारी मत करो, समझे? कहाँ लिखा है कि ज्यादा उम्र के लोग हरामखोर नहीं होते? एक तो अपने बीमार बेटे का संक्रमित पाव भाजी बेच रहा है। अगर नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या, और बेटे का इलाज कैसे करवाएगा? अगर इलाज कराने के पैसे नहीं है तो तुम लोग बच्चे क्यों पैदा करते हो? खाने को रोटी नहीं, लेकिन हराम जाते 6-6 बच्चे पैदा करेंगे। मूर्ख बदमाश, क्या यही पढ़ाया लिखाया तेरे माँ बाप ने? हराम की कमाई तेरा बाप खाता होगा। हरामखोर तो तू है। चलिए पंडित जी, इसे मुंह लगाकर अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हैं? जाने दीजिए। हम लोग तो पल दो पल के लिए इनसे मिलते हैं। सोचो माँ बाप कितना झेलते होंगे जिनके साथ ये रहता होगा। देव प्रसाद और शंभूनाथ वहाँ से चले जाते हैं। इधर रतनलाल उन लोगों की बात को अपनी प्रतिष्ठा से ले लेता है और शंभूनाथ को मजा चखाने के लिए कालू से जाकर मिलता है। समझ गया ना क्या करना है तुम्हें? अरे सेठ, समझ गया मैं। शंभूनाथ का ऐसा हाल कर दूंगा कि जब भी वो तुम्हें देखेगा उसकी नजरें खुद ब खुद नीचे झुक जाएंगी। ठीक है, ये लो 5,000 एडवांस और बाकी के पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे। अगले दिन जैसे ही शंभूनाथ अपना ठेला लेकर तड़का पाव भाजी बेचने निकलता है, सुनसान गली में रतनलाल के इशारे पर कालू और 2-3 लड़के मिलकर शंभूनाथ को पीछे से कंबल उड़ा देते हैं और डंडे लाठी लात घूसों से उसको बहुत पीटते हैं और अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। अरे कालू है, चल छोड़ते अब, नहीं तो कहीं टपक गया तो पुलिस केस हो जाएगा। चल भाग, लगता है कोई आ रहा है। शंभूनाथ वहीं पड़ा करा रहा था, तभी उधर से देव प्रसाद आ रहा था। अरे शंभूनाथ, तेरी ये हालत किसने की? क्या हो गया तुझे? यूं सड़क पर क्यों पड़ा है? पंडित जी, उन्होंने बहुत मारा। अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा शंभूनाथ, धैर्य रख, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शंभूनाथ बेहोश हो जाता है। देव प्रसाद किसी तरह शंभूनाथ को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में शंभूनाथ का परिवार पहुंचा होता है। देखिए, इनके माथे पर काफी गंभीर चोट लगी है, जिससे याददाश्त जाने का खतरा है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए जरूरी रकम जितनी जल्दी हो सके कृपया काउंटर पर जमा करवा दीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि एक गरीब आदमी के घर दाल रोटी भी पूरी नहीं रहती, पैसे तो दूर की बात है। सही कहा पंडित जी आपने। हमारे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। करीब 1 सप्ताह से बेटा अर्जुन बीमार है। हाँ पंडित चाचा, भैया तो कमजोरी की वजह से आज भी घर में गिर पड़े थे। मेरे पास भी पैसे नहीं है जिससे मैं मदद कर सकता। डॉक्टर साहब, आप बस ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। पैसों का इंतजाम करके मैं जल्द वापस आता हूँ। भैया, आप कहाँ जाओगे? आप तो खुद भी बीमार हैं। हाँ बेटा, राधा सही कह रही है। आज तू घर में गिर पड़ा, तू रुक, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ। कमला के निकलने के कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां से निकलकर पैसों का इंतजाम करने चल देता है। कमला सेठ धनराज के पास पहुंचती है। देखो सेठ जी, मैं आपके द्वार पर पहली बार आई हूँ।
आंचल फैलाकर अपने पति के इलाज के लिए पैसा मांगती हूँ। जितना जल्द होगा लौटा दूंगी। देखो कमला, आज ही हमने एक जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। ओहे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम कहो तो मैं अपने दोस्त से बात करके पैसे का इंतजाम करवा दूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मकान के कागज देने होंगे। नहीं, मकान हमारे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। ठीक है, तो पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लो। ठीक है, जब घर वाला ही नहीं रहेगा तो घर को रखकर क्या होगा? मैं मकान को गिरवी रखने को तैयार हूँ। मुझे पैसे लाकर दीजिए। उधर अर्जुन अस्पताल से निकलकर कुछ दूर गया ही था कि वो फिर से गिर पड़ता है। अस्पताल के स्टाफ के लोग उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। कमला सेठ से पैसा लेकर सीधा अस्पताल पहुंचती है। दोनों के इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बचे हुए पैसों से 1 महीना घर जैसे तैसे चलता है। अरे बेटा अर्जुन, पिताजी कैसे हैं? अब पहले से काफी सुधार है, बस हल्की सी कमजोरी है। तभी कमला आकर बोलती है, अरे पंडित जी, घर के अंदर आइए ना। बाहर से हालचाल पूछकर यूं ही चले जा रहे हैं। आपसे मिलकर उन्हें भी मन लग जाएगा। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने क्या सोचते रहते हैं। राधा, पंडित जी के लिए जरा चाय तो बनाकर लाना। कैसे हो शंभूनाथ? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है पंडित जी, सब आपकी कृपा है बस। तुम चिंता क्यों करते रहते हो? भगवान सब ठीक कर देंगे। चिंता कैसे ना करूं पंडित जी। विवाह योग्य जवान बेटी घर में बैठी है। अर्जुन पढ़ लिखकर भी बेरोजगार घर में पड़ा है। मेरी हालत तो कालू और रतनलाल ने मिलकर ऐसी कर दी है कि किसी काम का ना रहा। क्या रतनलाल और कालू ने मिलकर आप पर वार किया? मैं उन दोनों को मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। बेटा जाने दे, हम लोग गरीब हैं, घर में रोटी कैसे बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। हाँ बेटा, अब घर परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी और घर भी गिरवी से छुड़ाना है। अब ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक पूजा करवानी है। पंडित जी के जाने के बाद क्यों री राधा, तुमने पंडित जी को चाय क्यों नहीं दी? माँ, एक भी चम्मच चीनी नहीं है घर में। ओहे भगवान, इतनी दरिद्रता किसी को ना दिखाना कि घर में पंडित जी को 1 कप चाय तक देना नसीब ना हो। तभी सेठ धनराज अपने लठैतों के साथ वहां आता है। चलो कमला, 1 महीने से ज्यादा हो गया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब तुम्हें घर खाली करना होगा और चाबी मुझे सौंप दो। घर की चाबी? और तुम्हें क्यों? क्योंकि अब ये घर मेरा है। तुमने जो शंभूनाथ के इलाज के लिए घर गिरवी रखा था, वो याद नहीं क्या? ये देखो उसके कागज। अरे चलो भाइयों, अपने अपने काम पर लग जाओ। सारा सामान बाहर निकालकर ताला लगाओ जल्दी। कमीने, तुझे कीड़े पड़ेंगे, गिरवी के नाम पर पूरा मकान लिखवा लिया। याद रख धनराज, ऊपर वाला सब देख रहा है। धनराज सारा सामान घर के बाहर फेंककर घर में ताला लगा देता है। शंभूनाथ का परिवार जैसे तैसे देव प्रसाद के मकान में शरण लेते हैं। अर्जुन शंभूनाथ वाला ठेला ठीक करवाकर तड़का पाव भाजी अपने नए अंदाज में बेचना चालू कर देता है। भैया आओ, भाभी आओ, चाचा के संग चाची आओ, मौसी और मौसा आओ। चटपटी मसालेदार दुनिया की बेस्ट तड़का पाव भाजी खाओ। दिन भर में मात्र 3-4 प्लेट बिकती हैं। रात को लौटते समय अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे ठेला लगाकर निराश मन से सोचता है, हे भगवान, अब क्या करूं? इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 3 पाव भाजी बिकी। राशन वाले का कर्ज अलग बढ़ गया है, पिताजी अपाहिज पड़े हैं, बहन की शादी की चिंता अलग, घर बार भी बिक चुका है। मैं इतना जवान होकर भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे मर जाना चाहिए। इतने में अर्जुन फांसी लगाने जा रहा था। तभी उस पेड़ पर रहने वाला नटखट भूत अर्जुन से बोला, अर्जुन मूर्ख मत बनो, क्या इससे सच में तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा? कौन है?
सामने क्यों नहीं आते? मैं हूं नटखट भूत। इतनी जल्दी हार मान गए? सोचो, तुम्हारे पिताजी ने 20 साल से न जाने कितने मुश्किलें झेलकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। मैं क्या करूं? पूरी मेहनत और लगन से पाव भाजी बेचने निकला था, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 3 पाव भाजी ही बिक पाई। देखो अर्जुन, मैं मस्त मौला भूत हूँ। तुम एक नेकदिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, ये जादुई पुदीना पत्ते कल से अपने पाव भाजी और मसाले में डाल देना, फिर देखो नटखट का कमाल। जाओ जाओ, अब मेरा आराम करने का वक्त है। अरे वाह, क्या सच में भूत भाई? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय नटखट भूत की। अर्जुन पुदीना पत्ते लेकर वहां से चला जाता है। और दूसरे दिन अपने पाव भाजी और मसाले में पुदीना पत्ते डालकर बेचने निकलता है। बन गया आज सारा माल। खुशबू तो लाजवाब आ रही है, थोड़ा चख कर देखता हूँ। तभी थोड़ा सा मसाला कटोरी में लेकर चखता है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा टेस्टी मसाला कैसे बन गया? वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। पाव भाजी खा लो, पाव भाजी। कम दाम में ऐसा स्वाद कहीं और नहीं। पूरे बाजार में इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। भाई बहुत भूख लगी है, एक प्लेट देना। ये लो सेठ जी। तुम्हारी तड़का पाव भाजी तो सचमुच बहुत अच्छी है। ऐसा करो 2 प्लेट और पैक कर दो भाई। तभी वहां सेठ मोतीलाल और व्यापारी कैलाश पहुंचते हैं। क्या धनराज अकेले अकेले खाकर चुपचाप भाभी के लिए पाव भाजी पैक करवा कर चल दी है? धनराज का दिल कितना बड़ा है, ये तुमसे छुपा थोड़ी है मोतीलाल। वैसी बात नहीं है कैलाश, मैंने आज तक इतनी टेस्टी तड़का पाव भाजी नहीं खाई। पाव भाजी वाले भाई, हम दोनों को भी तड़का पाव भाजी खिलाओ। आज पहली बार है जब धनराज किसी की तारीफ कर रहा है। जी सेठ जी, अभी बना देता हूँ। भाई सच में बहुत ही लजीज तड़का पाव भाजी है। मेरे लिए 5 प्लेट पैक कर देना। भैया क्या कहूँ, शब्द ही नहीं मिल रहे। पहले तो मेरी तरफ से सबको 2-2 प्लेट खिला और फिर उसके बाद 10 प्लेट पैक कर देना। अर्जुन का तुकबंदी में पाव भाजी बेचने का अंदाज और पाव भाजी का स्वाद जल्दी पूरे गांव में फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसका तड़का पाव भाजी खाने के लिए आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में अर्जुन शहर में जाकर एक तड़का पाव भाजी की दुकान खोल लेता है। उधर डाकू भैरव सिंह के अड्डे पर जग्गू, हमारे हथियार अब पुराने हो चुके हैं और घोड़े भी पहले जैसे तेज नहीं रहे। इन्हें बदलने के लिए बहुत धन चाहिए। गांव के सभी अमीर लोगों की सूची तैयार करो, आज रात बड़ी वारदात होगी। जी सरदार, सेठों की सूची में सबसे ऊपर धनराज का नाम है। सुना है इन दिनों उसके पास खूब दौलत है। किसी बड़े कारोबार की शुरुआत के लिए उसने कई बैंकों और अमीर लोगों से भारी रकम उधार ली है। अगर ऐसा है तो हमारी जरूरत का सारा पैसा एक ही जगह मिल जाएगा। आज रात उसके घर पर हमला करके सारी संपत्ति लूट लेनी है। रात में धनराज के घर पर सरदार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मत लूटो। ये सारे मेरे पैसे नहीं हैं। तुम्हें अगर हफ्ता चाहिए तो मैं खुद पहुंचा दूंगा। देख सेठ, जितनी रकम हमें चाहिए उतनी तू अपनी मर्जी से कभी नहीं देगा, इसलिए अब हमें अपना तरीका अपनाने दे। जग्गू, यहाँ से एक एक सामान उठा लेना। कल अगर रकम कम पड़ी तो शिकायत मत करना। उस्ताद, आप चिंता मत करो, एक सुई तक नहीं छूटेगी। लूट की खबर फैलते ही धनराज को कर्ज देने वाले उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर अपना कर्ज वसूल लेते हैं। अर्जुन अपना घर भी उस नीलामी में दुगने दाम पर खरीद लेता है। धनराज का पूरा परिवार पाई पाई को मोहताज हो जाता है। उधर शहर में एक दिन बेटा अर्जुन, दुबई और सिंगापुर से कुछ डेलीगेट्स आए हुए हैं तड़का पाव भाजी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। ठीक है चाचा, उनसे भी मिल लेंगे, लेकिन पहले राधा की शादी के लिए उस बड़े जौहरी परिवार से मिलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। लड़का बहुत अच्छा और समझदार है।
आओ बैठो गाड़ी में, आप भी चलो। माँ पिताजी वहाँ पहुँचे हुए हैं। एक जरूरी बात और थी। हमने होटल में वेटर की नौकरी के लिए जो वैकेंसी निकाली थी, उसमें धनराज और उसके बेटे रतन लाल ने भी अपना सीवी भेजा है। उन्हें क्या करना है? उन्हें हमारे रेस्टोरेंट में मत रखिए, बगल वाले रेस्टोरेंट में काम दिला दीजिए, क्योंकि यहाँ रहकर उन्हें हर पल अपनी पुरानी हालत और मजबूरी याद आएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वाह अर्जुन, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। बड़ा वही होता है जो बड़प्पन दिखाकर किसी को माफ कर दे। तुमने तो उससे भी आगे बढ़कर उन्हें नौकरी दे दी।